मेरा नाम सरला है और मेरी शादी राहुल नाम के शख्स से हुई थी। शादी अरेंज थी, लेकिन जब हम लोग एक दूसरे से मिले तो हमारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई। उस वक्त मेरी 2 नंदे थी जिनकी शादी नहीं हुई थी और 2 देवर थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। मैं घर की बड़ी बहू थी। मेरे ऊपर मेरी सास ने सख्त पाबंदियां लगा रखी थीं। घर का माहौल ऐसा था जैसे हर वक्त निगरानी हो रही हो। मेरे कमरे के बाहर भी ऐसा लगता था जैसे कोई नज़र रखे हुए हो। सास अक्सर मुझे कहती थी कि घर में अभी कंवारे बच्चे हैं, इसलिए तुम्हें ध्यान से रहना है। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी जिससे उनको कोई गलत बात पहले से पता चल जाए। मैं यह बात सुनकर खामोश हो जाती थी। मेरे दिल में बहुत कुछ होता था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती थी। मैं अपने पति के साथ अपने ही कमरे में बैठी होती तो भी दिल पर बोझ महसूस होता था। हम दोनों धीरे धीरे बात करते थे, धीरे हंसते थे जैसे हम किसी कैद में हों। कभी राहुल खिड़की की तरफ देखता और फिर मेरी तरफ देखकर कहता, यह कैसी जिंदगी है, हम अपने ही घर में आज़ाद नहीं हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं होती, इसमें जिम्मेदारियां भी होती हैं। राहुल ने थोड़ी देर खामोशी अपना ली, फिर कहा, लेकिन शादी के शुरू में इंसान को साथ वक्त चाहिए होता है, हम वह भी नहीं गुजार पा रहे। मैंने उसकी बात सुनकर नजरें झुका ली और कहा, इस घर में हालात ऐसे ही हैं, हमें सब्र करना होगा। कमरे में खामोशी छा जाती थी। बाहर से कभी नंदों के कदमों की आवाज़ आती और कभी सास की आवाज़ सुनाई देती थी। हम दोनों फौरन खामोश हो जाते थे जैसे कोई गलती हो रही हो। मेरे ससुर नहीं थे और घर की तमाम जिम्मेवारियां राहुल के कंधों पर थी। मैंने कभी उसे मजबूर नहीं किया कि वह सिर्फ मेरे लिए रहे। मैं यह नहीं चाहती थी कि वह अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दे, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह निभा नहीं पा रहा था। एक दिन घर में बात चली कि बाहरले मुल्क जाना है। किसी ने कहा कि अमेरिका चले जाओ, वहाँ काम भी है और ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन यह बात आसान नहीं थी। पैसों की ज़रूरत थी और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं खामोशी से सब सुनती रही। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, मेरे पास दहेज भी नहीं था। सास इस बात पर भी मुझे ताने देती थी। मैं सब कुछ सुनती थी लेकिन जवाब नहीं देती थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक 2.5 मरले का घर छोड़ा था। वह उनका अपना घर था। उसकी कीमत उस वक्त 20 लाख थी। जब यह बात मेरी सास को पता चली तो उनके अंदाज बदल गए। वह मेरे पास आई और सख्त लहजे में बोली, यह घर बेच दो और राहुल को अमेरिका भेज दो। वहाँ जाकर वो मेहनत करेगा और पैसे कमा लेगा। मैंने उनकी तरफ देखा और धीरे मगर साफ आवाज़ में कहा, मेरा सब कुछ राहुल का है। सास ने फौरन कहा, तो फिर देर क्यों कर रही हो, यह फैसला अभी करो। मैं रात भर जागती रही, कमरे की दीवारों को देखती रही। राहुल मेरे पास बैठा था। वह खामोश था लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। मैंने उससे कहा, अगर मैं यह घर बेच दूं तो तुम जा सकोगे? राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम यह कर सकती हो तो मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन यह बहुत बड़ा फैसला है। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद मैंने वह घर बेच दिया। हर चीज़ मेरे सामने टूटती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने खुद को मजबूत रखा। मैं राहुल से बहुत मोहब्बत करती थी। उसे दूर भेजना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैंने यह कुर्बानी दी क्योंकि मुझे लगता था कि उसकी जिम्मेदारियां ही मेरी जिम्मेदारियां हैं। उधर मेरा पति राहुल परदेश में काम कर रहा था, दिन रात मेहनत करता था। परदेश की ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती। सारा कुछ होने के बावजूद भी इंसान अकेला होता है। बीमारी आ जाए तो सिरहाने बैठने वाला कोई नहीं होता। अपने काम खुद करने पड़ते हैं, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, बर्तन खुद साफ करने पड़ते हैं। राहुल भी यही सब कर रहा था।
उस वक्त घर में सिर्फ एक ही फ़ोन था जिससे राहुल बात करता था। वो ज़्यादातर मेरी सास से बात करता था और मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ देता था। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि अलग से मोबाइल ले सकें। मैं उसकी आवाज़ सुनने को तरस जाती थी। वो मुझे अक्सर मैसेज भेजता, सरला तुम कैसी हो? मैं जवाब देती थी ठीक हूँ, बस घर के काम चल रहे हैं। लेकिन हकीकत में मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि मेरी सास हमेशा मेरे पास खड़ी होती थी। फ़ोन भी स्पीकर पर होता था और हर बात सुनी जाती थी। फिर राहुल ने पैसे भेजने शुरू किए। अच्छे खासे पैसे आने लगे, लेकिन मेरी सास ने पहले ही कह दिया था कि पैसों पर पहला हक तुम्हारा होगा क्योंकि तुमने अपना घर बेचा है। वह घर मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी था। वो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी था। वो घर जहाँ मेरा बचपन गुजरा था, जहाँ मैं पली बड़ी थी, वो मेरे लिए सिर्फ मकान नहीं था, मेरी यादें थी, मेरी पहचान थी। लेकिन मैंने सब कुछ उस सोच के साथ कुर्बान कर दिया था कि अब मेरी ज़िंदगी मेरे पति के साथ है। मगर हकीकत यह थी कि मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। जैसे ही पैसे आने शुरू हुए वैसे ही खर्चे शुरू हो गए। मेरे दूसरे नंबर वाले देवर की शादी की तैयारी शुरू कर दी गई। वो शादी ऐसी थी कि पूरे शहर में उसका चर्चा था। सब लोग कहते थे यह अमेरिका की कमाई है। फिर उसी शादी के दरमियान किसी ने मेरी ननंद को भी पसंद कर लिया और उसकी शादी के लिए भी बात तय हो गई। कुछ ही महीनों बाद उसकी भी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में पैसे आते थे लेकिन कभी दहेज के सामान में चले जाते थे, कभी घर के खर्च में। फिर अचानक घर की चीज़ें खराब होने लगी, जैसे एक सिलसिला चल पड़ा हो। मेरी सास ने कहा फ्रिज खराब है तो फ्रिज बदलना है। फिर 1 महीने बाद मशीन खराब हो गई। फिर अगले महीने एलईडी का ज़माना आ गया तो एलईडी भी आ गई। मैं हर वक्त काम में लगी रहती थी और मेरे हाथ खाली रह जाते थे। मेरे लिए 1 रुपया भी नहीं बचता था। मैं छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी तरसने लगी थी। जब राहुल मुझसे बात करता तो मेरी सास हमेशा मेरे सर पर खड़ी होती थी। फ़ोन स्पीकर पर होता था। मैं खुलकर बात नहीं कर सकती थी। उसके सामने मैं सिर्फ यही कहती थी कि सब ठीक है, यहाँ सब अच्छा है। लेकिन रात को जब मैं अकेले कमरे में होती थी तो राहुल की बहुत याद आती थी। हमने मुश्किल से 8 महीने साथ गुजारे थे और उन 8 महीनों में भी वो मेरी मोहब्बत और तवज्जो को तरसता रहा था। और मैं कभी बर्तन धोती थी, कभी आटा गूंदती थी, कभी किचन में खड़ी होती थी और जब कमरे में आती थी तो खामोश बैठ जाती थी। हमारा एक रिश्ता था, एक एहसास था। वो कहती थी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं क्या करूं? जब उसे कहा जाता था कि सफाई करो तो वह कहती थी मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, मुझे कपड़े धोने से एलर्जी है, मुझे साबुन से खारिश हो जाती है। और यूं घर का बोझ ज़्यादातर मेरे ही कंधों पर रहता था। मेरी सास अच्छी तरह जानती थी कि राहुल की शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे और फिर वह बाहर के मुल्क चला गया था। इस दौरान हमारे दरमियान कोई औलाद भी वजूद में नहीं आई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने लोगों के सामने बातें बनाना शुरू कर दी। घर के आंगन में जब मोहल्ले की औरतें बैठती थी तो मेरी सास बड़े गुरूर से बात करती थी। अब वह बोलती थी भाई 8 महीने तो गुजारे थे उसने इसके साथ, लगता है ये माँ नहीं बन सकती। मगर ऐसा होता तो अब तक तो माँ बन गई होती। 8 महीने कोई कम तो नहीं होते। लड़कियाँ तो अगले महीने ही खुशखबरी सुना देती हैं। मैं यह बातें सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती थी, लेकिन कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ चुप रहती थी और अपने काम में लग जाती थी। उसी वक्त नूर ने शादी के अगले महीने ही औलाद की खुशखबरी सुना दी और घर में जैसे सब कुछ बदल गया। मेरी सास के अंदाज और सख्त हो गए। वो खुशी से सबको बताती थी, देखो मेरी बहू ने कितनी जल्दी खुशखबरी सुना दी है, भगवान ने उसे कितनी जल्दी खुशी दी है। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहती थी और कुछ लोग होते हैं जिनके नसीब ही बंद होते हैं।
मैं उस वक्त चुपचाप खड़ी रहती थी। मेरी आंखों में आंसू होते थे लेकिन मैं उन्हें गिरने नहीं देती थी। नूर के आने के बाद घर में उसकी औलाद का खर्चा भी राहुल के जिम्मे डाल दिया गया, क्योंकि मेरी सास कहती थी कि राहुल ही बाहर कमाता है और घर का सहारा वही है। आराम से बैठकर कहती थी मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो बस बच्चे की देखभाल करूंगी और बस घर के कोने में बैठी रहती थी। वो अपनी नाक चढ़ाकर कहती थी मुझे खाने बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आता। और मेरी सास फौरन कहती थी हाँ हाँ तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं यह सब देखती और मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द होता था, लेकिन मैं फिर भी खामोश रहती थी। मेरा देवर भी कुछ नहीं करता था। वो दिन भर घर में बैठा रहता, कभी टीवी देखता, कभी मोबाइल पर लगा रहता और कभी दोस्तों के साथ बाहर चला जाता था। वह अक्सर हंसते हुए कहता था भाई बाहर से पैसे भेज रहा है तो फिर काम करने की क्या ज़रूरत है, यह सब तो चलता रहेगा। मैं उसकी बात सुनकर सिर झुका लेती थी। घर में हर तरफ यही सोच थी कि पैसे आ रहे हैं तो सब कुछ चलता रहेगा, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे घर में आयाशी का अंदाज बढ़ने लगा। मेरी सास ने एक दिन सबके सामने कहा अब तो घर में एसी भी लगवाना चाहिए, गर्मी बहुत है और पैसे भी हैं। देवर ने फौरन कहा हाँ माँ यह तो लाजमी है, अब तो अमेरिका से पैसे आ रहे हैं। नूर ने हंसते हुए कहा हाँ मुझे तो एसी के बगैर रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं यह बात सुनकर खामोश खड़ी थी, क्योंकि मेरी राय कभी किसी ने पूछी ही नहीं थी। और एसी लगा भी तो एक ही कमरे में, यहाँ पर सब लोग पूरे आ जाते और मेरे लिए जगह ना बचती। मेरी सास मुझे कहती कि तुम्हारे कमरे में तो खिड़की है ना, वहाँ से ठंडी हवा आती है, तुम उधर ही सो जाया करो। वो सब लोग एसी वाले कमरे में सोते और मैं अपने कमरे में पसीने में रहती। पंखा भी ऐसे चलता था कि जैसे रेंग रहा है, क्योंकि पुराना हो गया था, घर की हर चीज़ बदली गई थी लेकिन उस कमरे का पंखा तक नहीं बदला गया था। इसी दौरान मेरी सास ने एक और बात शुरू कर दी। वह कहने लगी अब दूसरी ननद के लिए भी अच्छा रिश्ता देखना है, वक्त ख़राब नहीं करना चाहिए। और फिर देवर के लिए भी बात चली कि उसकी भी शादी कर दी जाए। वो सब खुशी से प्लान बना रहे थे। मेरी सास ने आखिर में फैसला सुनाया। वो बोली इस बार मेरा ख्याल है दोनों बहन भाइयों की शादी एक ही दिन में कर देनी चाहिए, बहुत शानदार इंतजाम होगा, पूरा मोहल्ला देखेगा। यह बात सुनकर सब हंसने लगे और तालियां बजाने लगे जैसे कोई बहुत बड़ी खुशी की बात हो। मैं एक तरफ खड़ी सब देख रही थी और मेरे अंदर सिर्फ एक ही सवाल था कि उस घर में मेरा हिस्सा क्या है। लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि उस घर में खामोशी ही मेरी पहचान है। यह लोग मेरे ही पति के पैसों से कभी पिज़्ज़ा मंगवाते, कभी बर्गर मंगवाते, कभी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते और मुझे ही देना भूल जाते। कहते कि हाँ तुम तो यह सब खाती नहीं होना। मेरी नंदे भी मुझे ना पूछती, मेरा देवर भी मेरी तरफ ना देखता, किसी को मेरा ख्याल नहीं था। बस जब काम होता था तो मुझे बुला लेते थे। मेरी सास ने तो एक दिन यह बात भी कर दी कि काश शादी से पहले पता चल जाता तो अमेरिका से किसी अच्छी लड़की का रिश्ता मिल जाता। इस अनाथ का रिश्ता मिल गया, बच्चे भी नहीं पैदा कर सकती, बांझ है। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगता था लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती थी, चुप रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी औकात उस घर में पड़े हुए फर्नीचर जैसी है जिसको इस्तेमाल तो सब करते हैं लेकिन उसका ख्याल कोई नहीं करता। इसी तरह 2-2.5 साल गुजर गए थे और वक्त एक जैसे ही चल रहा था। घर के काम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मैं हर दिन इसी रूटीन में उलझी रहती थी, कभी कपड़े धोना, कभी सफाई करना, कभी किचन के काम, और उसी थकान में दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। मैं उसी तरह बाहर धूप में खड़ी कपड़े धो रही थी। दोपहर का वक्त था, सूरज तेज था और आंगन में खामोशी थी। पानी की छींटें मेरे हाथों पर लग रही थी और मैं कपड़ों को रगड़ रगड़ कर धो रही थी।
घर में उस वक्त कोई भी बाहर मौजूद नहीं था। मैं उसी काम में लगी थी कि अचानक मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मैंने सर उठाकर देखा तो राहुल खड़ा था। मेरी आंखें चंद लम्हों के लिए जैसे रुक गई। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि वह मेरे सामने खड़ा है। वही राहुल जो इतने सालों से दूर था। वह तेजी से आगे बढ़ा और बगैर कुछ कहे मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसके गले लगते ही मेरे हाथ में पकड़े कपड़े नीचे गिर गए। वो बहुत जज्बाती अंदाज में बोला, मैंने तुम्हें कितना याद किया है मैं बता नहीं सकता। मैं घबरा गई और फौरन पीछे हटने की कोशिश की। मैंने कहा, छोड़े, कोई देख लेगा। अभी मैं यह बात कह ही रही थी कि इतने में मेरी सास आंगन में आ गई। वह जैसे ही राहुल को देखती है उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों आ जाते हैं। उसने कहा, तुम अचानक कैसे आ गए हो राहुल? राहुल हंसते हुए बोला, माँ, मैं तो नौकरी छोड़कर आ गया हूँ। यह सुनकर मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया। वो घबराकर बोली, यह क्या किया तुमने राहुल? राहुल फौरन हंस पड़ा और हाथ उठाकर बोला, माँ, मजाक कर रहा हूँ, मैं आप सबको सरप्राइज देने आया हूँ। फिर वो मुस्कुराकर बोला, अगले हफ्ते सरला का जन्मदिन है, इसीलिए आ गया हूँ। मेरी सास का चेहरा कुछ अजीब सा हो गया, जैसे खुशी के साथ साथ हैरानी भी हो। वो फौरन बोली, बेटा, इतनी दूर से सिर्फ बीवी के जन्मदिन के लिए आ गए हो। अगर छुट्टियाँ करोगे तो नुकसान नहीं होगा? राहुल ने आराम से जवाब दिया, होगा थोड़ा बहुत नुकसान, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूँगा। फिर उसने आवाज़ दी, कंचन, चलो मेरे लिए और अपनी भाभी के लिए ठंडा शरबत बनाकर कमरे में ले आओ। बेचारी कब से धूप में कपड़े धो रही है। मैंने यह सुना तो हैरान रह गई, क्योंकि मुझे तो खुद मेरी सास ने बाहर भेजा था कपड़े धोने के लिए। लेकिन मेरी सास फौरन बोली, उसको तो शौक है काम करने का। हमने तो कहा था धूप उतर जाए तो कपड़े धो लेना, मगर यह खुद ही खड़ी हो गई। मैं खामोश रही और अंदर ही अंदर उलझ गई। सच क्या है और बात क्या बन रही है? मैं जब कमरे में गई तो राहुल ने फिर मुझे देखते ही गले लगा लिया। उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया और गौर से देखने लगा। वो बोला, तुम इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हो? मैंने फ़ौरन कहा, कुछ नहीं, गर्मी है इसलिए कमज़ोर लग रही हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हमारी शादी भी गर्मियों में हुई थी, तब तो तुम पर कोई असर नहीं था। अब तुम्हारी हड्डियाँ क्यों नज़र आ रही हैं? मैंने जल्दी से बात बदल दी। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में कंचन शरबत लेकर आ गई। उसके चेहरे पर डर था कि वह मजबूर है, जैसे उसे काम करना अच्छा नहीं लग रहा। राहुल ने शरबत लेते ही उसे कहा, विजय को भेजकर 2 किलो नॉनवेज मंगवा लो और माँ से कहो आज मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाए। मैं उनके हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। कंचन ने धीरे से कहा, जी ठीक है, और वो बाहर चली गई। मैंने धीरे से कहा, मेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे? वो मुस्कुराया और बोला, पागल, अगर तुम्हारे हाथ का खाना मांगूंगा तो तुम फौरन उठकर काम में लग जाओगी। मैं नहीं चाहता तुम आज काम करो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास बैठो। मैंने कहा, ऐसा नहीं होता, मुझे कोई ना कोई आवाज़ दे देगा, कोई काम आ जाएगा। वो मेरा हाथ पकड़कर नरमी से बोला, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें नहीं बुलाएगा। मैं 2.5 साल बाद आया हूँ, यह कोई आम दिन नहीं है। फिर वो नरमी से बोला, बस मेरे पास बैठो और मुझसे बातें करो। वही बात हुई। थोड़ी देर बाद कंचन दोबारा आ गई और कहने लगी, माँ कह रही है कि भाभी से कहें आकर प्याज टमाटर काट दें। माँ से इस उम्र में काम इतना नहीं होता। यह बात सुनते ही राहुल ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक संजीदगी आ गई। वो फौरन उठा और बाहर चला गया। मैं घबरा गई, पता नहीं वह क्या कहने जा रहा है। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं लोग यह ना कहने लगे कि उसकी बीवी ने उसे बदल दिया है। राहुल बाहर गया तो उसने सीधा मेरी सास से बात की, मुझे आपके हाथ का ही खाना खाना है और अगर आपसे इतना काम नहीं होता
तो कंचन को साथ लगा ले, नूर को बुला ले। सरला को क्यों बुला रही हैं? यह कोई अलग तरीके की प्याज टमाटर काटेगी। मेरी सास का लहजा फौरन बदल गया। वो बोली, आते ही बीवी के दीवाने हो गए हो। घर में जवान बहन भाई हैं। राहुल ने फौरन जवाब दिया। वो बोला, 2 की तो शादी हो चुकी है, एक की आपने शादी तय की हुई है और एक कोई इतना नन्हा मुन्हा बच्चा नहीं है। फिर वो थोड़ा सा सख्त लहजे में बोला। वो बोला, आजकल हर किसी को हर बात का पता होता है। जो बातें आप उनसे छुपाती हैं, हो सकता है यह सब इंटरनेट पर देखते हों। घर में इंटरनेट भी तो लग गया है। मेरी सास यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। वह बोली, तौबा तौबा। लेकिन राहुल ने ज़्यादा कुछ नहीं सुना। उसने वापस आकर कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। मैं अंदर ही अंदर डर गई कि अब माहौल और ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद राहुल ने मुझे साथ लेकर कमरा बंद कर लिया। हम दोनों शाम तक कमरे में ही रहे। बाहर घर में सब काम चल रहे थे। किसी कोने में कंचन सब्जी काट रही थी, किसी जगह नूर कुछ कह रही थी, कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं चावलों की खुशबू आ रही थी, कहीं रायता तैयार हो रहा था। आखिरकार दरवाज़ा बजा। आवाज़ आई कि खाना लग गया है। हम दोनों बाहर आए। मैंने नया सूट पहना हुआ था और मेरे बाल अभी भी गीले थे। राहुल के कहने पर मैं थोड़ी संवर कर निकली थी। सब लोग हमें देख रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, इसका पति आया तो यह तो मल्लिका बन गई। मैं खामोश रही, सर झुकाकर बैठ गई। राहुल ने मुझे अपने साथ बिठाया और मेरी प्लेट में खुद चिकन डालने लगा। वो कहने लगा, खाती नहीं होना इसीलिए यह हाल हो गया है। अच्छी भली छोड़कर गया था, अब देखो कितनी कमज़ोर हो गई है। उसके अंदाज में मोहब्बत भी थी और नाराज़गी भी। मैं सिर्फ खामोश रही। रात हुई तो हम दोनों कमरे में लेटे हुए थे। राहुल ने एक हाथ से मेरे बाल संवारते हुए कहा, मुझे पता है मेरे पीछे तुम्हारे साथ इन लोगों ने क्या किया होगा, तभी तुम्हारा यह हाल है। फिर उसने कहा, तुम्हारे लिए मैंने पैसे भेजे, लेकिन तुम्हारे कमरे में वही पुरानी चीज़ें हैं और पूरे घर में हर चीज़ नई है। वो थोड़ा रुक कर बोला, तुमने कपड़े भी वही पुराने पहने हुए हैं, कोई नई चीज़ नहीं देखी मैंने तुम्हारे पास। मैंने धीरे से कहा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी राहुल। राहुल फौरन बोला, क्या मतलब? तुम्हारे सहारे ही तो मैं बाहर गया था। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? मैंने कहा, बात बात पर बड़ों के सामने जुबान चलाना अच्छा नहीं लगता मुझे। मेरे माँ बाप ने यह नहीं सिखाया। राहुल ने मेरी तरफ देखा और संजीदगी से कहा, अब ज़माना बदल गया है। अपना हक लेने के लिए थोड़ी जुबान चलानी पड़ती है, इसमें कोई बुराई नहीं। तुम सबका ख्याल रखती हो, लेकिन कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। फिर वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, अब देखना तुम्हारा जन्मदिन कैसे धूमधाम से मनाऊंगा। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं, खर्चा नहीं करें, लोग बातें ही करेंगे। वो हंस पड़ा और बोला, खर्चा तो मैं करूँगा और ऐसा तोहफा दूंगा कि सबका मुंह खुले का खुला रह जाएगा। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तोहफा? हाँ, वो तो तुम्हें वक्त पर पता चलेगा। रात को उसने वो बैग खोला जिसमें वो बाहर से चीज़ें लेकर आया था, लेकिन मेरे लिए कुछ खास नहीं था। सुबह मेरी सास ने देखा और बोली, सरला के लिए कुछ नहीं लाए? या फिर कमरे में ही सब दे दिया? राहुल ने सुकून से जवाब दिया, उसके लिए मैं खुद आ गया हूँ, उसको और क्या चाहिए? यह सुनकर सबके चेहरे बदल गए। कुछ देर बाद मैं चाय बनाने के लिए बाहर आ गई। नूर के कमरे से ऊंची आवाज़ें आ रही थी। वो मेरे देवर से झगड़ रही थी। वो कह रही थी, देखो उसका पति कैसे उसके पीछे दीवाना हुआ जा रहा है। तुमने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया। मैं वहीं खड़ी सुन रही थी और दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि यह सब ज़िंदगी कितनी अजीब है। 3-4 दिन इसी तरह गुजर गए थे और मेरे दिल में अजीब सा सुकून और बेचैनी दोनों साथ साथ चल रहे थे। मेरे जन्मदिन का दिन आया तो घर में सुबह से ही खामोशी थी। ना कोई खास तैयारी थी, ना कोई बात। मैं रोज की तरह किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। राहुल ने सुबह तैयार होते हुए कहा कि वह अपने दोस्तों के पास जा रहा है मिलने के लिए।
मैंने उसकी तरफ देखा तो दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि शायद वो मेरा जन्मदिन भूल गया है। घर के बाकी लोग भी यही बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ भूल गया, वरना खर्चे होते। मैंने भी सर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। मेरे दिल में अजीब सा बोझ था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद यही बेहतर है। कम खर्च होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर कहीं दिल भी उदास था कि आज का दिन भी आम दिनों की तरह गुजर रहा है। शाम होने लगी तो राहुल वापस आया। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा कि हम एक दोस्त के घर जा रहे हैं, उनका खाना है, सब तैयार हो जाएं। हम सब हैरान हुए लेकिन तैयार हो गए। जब हम गाड़ी से उतरे तो सामने कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा होटल था और रोशनियों से सजाया हुआ दरवाज़ा था। अंदर दाखिल होते ही एक अलग ही मंजर थे। गुब्बारे लगे हुए थे, जगह जगह खूबसूरत सजावट की थी और एक बड़े हॉल के दरमियान 3 मंजिला केक रखा हुआ था। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था, कुछ हमारे रिश्तेदार, कुछ राहुल के दोस्त और कुछ मेहमान। मैं चंद पलों के लिए रुक गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने राहुल की तरफ देखा, वह मुस्कुरा रहा था। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं हैरान रह गई कि यह सब पहले से कैसे तैयार था। 3 मंजिला केक के पास हम दोनों गए और सबके सामने हमने मिलकर केक काटा तो लोग तालियां बजा रहे थे। कैमरे की फ्लैश चल रही थी और सब खुश थे। इसी दौरान राहुल ने एक डिब्बा निकाला और सबके सामने मुझे सोने का हार तोहफे में दिया, जो 3 से 4 तोले का था। मैं बिल्कुल खामोश खड़ी रह गई। मेरी सास के चेहरे पर हैरानी थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सब लोग उस मंजर को देख रहे थे जैसे किसी फिल्म का सीन हो। फिर सबने मिलकर खाना खाया। फोटोग्राफर हर लम्हा कैद कर रहा था। रात देर तक यह सब चलता रहा। जब हम घर वापस आए तो माहौल बदल चुका था। घर में खामोशी नहीं थी, बल्कि एक तरह की बेचैनी थी। मेरी सास, ननद और देवर, सबके चेहरों पर एक अलग सा तासुर था। वो सब अपने जज्बात छुपा नहीं पा रहे थे। मेरी सास ने राहुल को फौरन बुलाया। वो गुस्से और हैरानी के मिले जुले अंदाज में बोली, यह क्या किया तुमने? इतने पैसों में तुम्हारी बहन की विदाई हो जाती और तुमने अपनी बीवी के जन्मदिन पर इतना खर्च कर दिया। एक केक मंगवा लेते, घर में खाना बना लेते, हमने कोई मना किया था? और 5 तोले का सोना भी दे दिया। देवर और नंदे साथ में सर हिला रहे थे। सास ने कहा, इसमें तो 2-3 सेट बन जाते तुम्हारी बहन के, उसके ससुराल में नाम होता। राहुल सब कुछ खामोशी से सुनता है। फिर वो धीरे मगर मजबूत आवाज में बोला, जब से मैं गया हूँ मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए सब कुछ किया। 2 बहन भाइयों की शादियाँ हुई, घर का सामान बदला, इंटरनेट लगवाया, गाड़ी ली, छोटे भाई को मोटरसाइकिल दी। अगर मैंने अपनी बीवी का जन्मदिन मना लिया तो आप लोगों ने इसमें भी तमाशा बनाया है। कमरे में खामोशी छा गई। राहुल ने उन सब की तरफ देखकर कहा, अगर मैंने अपनी बीवी को एक तोहफा दे दिया तो आप लोगों ने उसे अदालत बना दिया है। क्या आप सबका दिमाग ठीक है? फिर उसकी आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई। अगर यही रवैया रहा और मेरे पीछे भी यही सब कुछ होता रहा तो याद रखें, मैं इसे लेकर अमेरिका चला जाऊंगा। यह सुनकर मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे सांस रुक गई हो। अगली सुबह मैं नाश्ता बना रही थी तो मेरी सास मेरे पास आई। उनकी आवाज़ में गुस्सा भी था और कमजोरी भी। सास ने कहा, मेरे 2 बेटे निकम्मे हैं, मेरा एक ही बेटा राहुल जिस पे सारी उम्मीदें हैं, तुमने उसका दिमाग खराब कर दिया है। मैं क्या करूँगी? मैंने धीरे से कहा। मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे आपकी कसम मैंने कुछ नहीं कहा। वो गुस्से से बोली, हाँ खाओ मेरी झूठी कसम, तुम्हारी वजह से सब बिगड़ रहा है। फिर वो रोते हुए बोली, वो मेरा आखिरी सहारा है। मैं चाहती हूँ सब बहन भाइयों की शादियाँ हो जाएं, सब अपने घरों में चले जाएं,
फिर मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी। मैं खामोश खड़ी रह गई। मैंने नरमी से कहा, मम्मी जी मैं आपको माँ कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वह मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उनके दिल में मेरे लिए एक दूरी आ चुकी थी। बाद में मैंने राहुल से कहा, आपकी मोहब्बत मुझे सबकी नज़रों में गिरा रही है। आप चले जाएंगे तो मैं इन लोगों के साथ कैसे रहूंगी। राहुल ने मुझे देखा और संजीदगी से कहा। वो बोला, अगर वह कुछ करेंगे भी तो सहना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं खामोश हो गई। राहुल ने मेरे कमरे का पूरा माहौल बदल दिया। अलग एसी लगवाया, नया फर्नीचर आया, घर में छोटी बड़ी तब्दीलियां हुई। उसने मेरे लिए एक अलग अकाउंट बनवाया, मुझे नया मोबाइल दिया ताकि हम रोज़ वीडियो कॉल कर सकें। वो मुझे बाज़ार भी ले गया और सिखाया कि अकाउंट से पैसे कैसे निकालते हैं। फिर उसने एक बड़े मॉल में सब दुकानदारों से कहा कि यह मेरी बीवी है, इसे हर चीज़ आराम से दी जाए। मैं सबके दरमियान खुश भी थी और उलझी हुई भी। मेरे दिल में एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ससुराल का दबाव। लेकिन उस वक्त मैं यह सब दिल में दबाए बैठी थी। और फिर कुछ दिनों बाद राहुल अपने दिन पूरे करके वापस चला गया। उस बार उसे भेजना पहले से ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसने इस बार मेरे दिल में अपनी मौजूदगी और ज़्यादा गहरी कर दी थी। राहुल के जाने के बाद घर का माहौल बदल गया था। पहले जहाँ थोड़ी सी नरमी और खुशी महसूस होती थी, अब वहाँ एक बदलाव आ गया था। घर वाले मेरे साथ पहले जैसा रवैया नहीं रखते थे। हर वक्त उनके चेहरे पर एक बना हुआ सख्त मन होता था और बात बात पर तंज होता था। मैं जैसे ही कोई काम करने लगती तो फौरन आवाज़ आती, कहने लगते रहने दो, अब ज़रूरत नहीं है। कहीं फिर राहुल को शिकायत ना लगा दो कि हम तुमसे काम करवाते हैं, अब तो तुम्हारे पास फ़ोन भी है ना। मैं खामोश हो जाती और हाथ रोक लेती। फिर थोड़ी देर बाद वही लोग कहने लगते, अब तो बड़ी बन गई है, सब कुछ तुम्हारे पति ने बदल दिया है। यह सब सुनकर मैं अंदर ही अंदर टूटती रहती, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मैंने फिर से काम शुरू कर दिया। मैं सुबह सवेरे उठकर किचन में चली जाती, चूल्हे पर चाय चढ़ाती, रोटी पकाती, कभी सब्जी काटती, कभी पूरा घर साफ करती। मैंने सब कुछ पहले की तरह दोबारा संभाल लिया था। लेकिन एक चीज़ बदल गई थी, मेरी इज्जत। वो वापस नहीं आई थी जो पहले कभी थी। मैं घर में सबका ख्याल रखती, लेकिन दिल में एक खालिस सा रहता था। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैं उस घर की बड़ी बहू थी और मैंने हमेशा सबके साथ अच्छा ताल्लुक़ रखने की कोशिश की थी। लेकिन राहुल की मोहब्बत और उसके रवैये ने सबके दिमाग बदल दिए थे। अब सब मुझसे नाराज़ हो गए थे। इसी दौरान घर में बड़ी तब्दीलियां भी आने लगी। मेरे दूसरे देवर की भी शादी हो गई, उसकी भी नई बीवी आ गई। पहला देवर पहले ही अलग हो चुका था। नंदे भी अपने अपने घरों में चली गई थी। अब सिर्फ एक देवर रह गया था जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी। वह भी अक्सर अपनी बीवी के साथ अलग होने की बातें करता रहता था, क्योंकि उसकी बीवी अमीर घराने से थी और वह हर बात में अपनी अलग सोच रखती थी। घर का सारा बोझ अब मेरी सास पर आ गया था, लेकिन अब उनकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं बचा था। वक्त इसी तरह गुजरता गया। तकरीबन 2.5 साल बाद राहुल दोबारा वापस आया। इस बार वह बहुत पुरजोश था। उसने आते ही कहा कि अब वह मुझे अपने साथ ले जाएगा। मेरा वीज़ा भी लग चुका था और हमने तैयारी भी शुरू कर दी थी। घर में 1 हफ्ता बाकी था जाने में, लेकिन उसी दरमियान एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। मेरी सास को पैरालाइज का अटैक हो गया। वो आंगन में बैठी थी जब अचानक उनका जिस्म एक तरफ झुक गया। उनके हाथ से बर्तन गिर गया। वो जमीन पर गिर गई। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, आंखें आंसुओं से भर गई थी। जल्दी में उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाया गया। डॉक्टर आए तो बताया गया कि उनका आधा जिस्म बेजान हो गया है। अब वो ना चल सकती थी, ना बोल सकती थी, सिर्फ एक हाथ और आंखों से इशारा कर सकती थी।
घर में एकदम खामोशी छा गई। राहुल के भाइयों ने धीरे धीरे मुंह मोड़ लिया। एक तो पहले ही अलग हो चुका था। नंदों ने भी कहा कि अब हम अपने घरों में हैं, हम क्या करें। दूसरा भाई भी कहने लगा कि मैं बीवी के साथ जा रहा हूँ। अब घर में सिर्फ खामोशी और बेबसी रह गई थी। राहुल ने सबको देखा और कहने लगा, माँ को केयर सेंटर में रख देते हैं, वहाँ उनकी देखभाल हो जाएगी। हम उन्हें बाहर के देश में इस हालत में नहीं ले जा सकते। मैं यह सुनकर सुन्न हो गई, जैसे किसी ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया हो। मैंने फौरन कहा, नहीं। मेरी आवाज़ भारी थी लेकिन मजबूत थी। मैंने कहा, ये मेरी सास है, मैंने इनको माँ की जगह दी है, मैं इन्हें कहीं नहीं छोड़ सकती। राहुल ने मुझे समझाने की कोशिश की। वो कहने लगा, तुम जज्बाती मत बनो, तुमने पहले भी बहुत कुछ सहा है। वहाँ हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा, हम अपनी फैमिली बनाएंगे, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं खुशी के बदले अपनी माँ जैसी हस्ती को नहीं छोड़ सकती। वो बार बार समझाता रहा लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिली। आखिरकार राहुल ने सख्ती से कहा, अगर तुम नहीं आना चाहती तो मत आओ, मैं जा रहा हूँ। और फिर वो चला गया। इस बार वो पहले जैसा राब्ता भी नहीं रखता था। न फ़ोन आता था, न बात होती थी। मैं दिन रात अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी। उनकी ज़िंदगी अब पूरी तरह मेरे सहारे थी। मैं उन्हें खाना देती, साफ़ करती, दवाई देती और उनके पास बैठकर उनकी आंखों में देखती रहती। वह कुछ बोल नहीं सकती थी लेकिन उनकी आंखों में आंसू होते थे और मुझे लगता था जैसे वो हर पल मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। घर में अब कोई और नहीं आता था। कभी कभार उनकी बेटियां आती थी लेकिन वो भी अपने मसले लेकर आती थी और जल्दी चली जाती थी। मैं अकेली रह गई थी लेकिन मैंने खुद को मजबूत रखा हुआ था और मैं अपनी सास की सेवा को ही अपनी ज़िंदगी बना चुकी थी। राहुल ना सिर्फ मुझसे दूर हुआ था बल्कि बहन भाइयों से भी दूर हो गया था। उनके लिए कुछ नहीं भेजता था, सिर्फ वह पैसे भेजता था जो घर खर्च के लिए पहले भेजा करता था। यह शुक्र है कि उसको एहसास था, क्योंकि अगर वह पैसे ना भेजता तो हमें कोई कुछ ना देता। यहाँ पर तो सब मांगने वाले थे, देने वाला कोई नहीं था। अब तो मेरी सास को भी समझ आ रहा था कि उनकी औलाद कैसे निकली। राहुल बिल्कुल मुझसे दूर हो गया था। ना वो मुझे मैसेज करता था, ना वीडियो कॉल करता, ना ही पहले जैसी बात रह गई थी। मैं जब खुद फ़ोन करती तो वह आम सा जवाब देता और कहता कि पैसे भेज रहा हूँ, मिल जाएंगे। मैं बार बार उसे कहती कि मुझे पैसों की बात नहीं करनी, मुझे आपसे बात करनी है। वो सर्द लहजे में जवाब देता, क्यों, मेरे साथ आने को तैयार नहीं थी? अब बात करके क्या करोगी? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी जिद और अना थी, जैसे वो मेरी बात सुनने को तैयार ही ना हो। मैं खामोश हो जाती लेकिन दिल में दर्द बढ़ जाता। फिर एक दिन उसने साफ साफ कहना शुरू कर दिया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम मेरे साथ नहीं आई और मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, हसीन लम्हे बनाना चाहता था, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मैंने धीरे से कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने आपकी माँ को अकेले नहीं छोड़ा। वो फौरन बोला, तुम सिर्फ अच्छी बहू बनने का दिखावा कर रही हो, तुम्हें मेरी माँ से क्या मोहब्बत हो सकती है? अगर तुम वाकई मोहब्बत करती तो मेरे साथ आ जाती। फिर वह सख्त लहजे में बोला, अगर तुम उनकी सेवा कर रही हो तो सिर्फ गुड बुक में आने के लिए कर रही हो, उसका सिला तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुमने अपने और मेरे ख्वाबों का कबाड़ा कर दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसकी बातें मेरे दिल को जख्मी करती रही। मैंने भी एक दिन हिम्मत करके जवाब दिया। मैंने कहा, अगर यह बुरा है तो मैं बुरे एहसास के साथ नहीं रह सकती। अगर मैं आपके साथ चली जाती और आपकी माँ को इस हालत में अकेला छोड़ देती तो यह जुल्म होता। जिस औरत ने आप सबको पाला है उसका यह अंजाम नहीं होना चाहिए था। मेरी आवाज़ कांप रही थी लेकिन मैंने बात पूरी की। मैंने कहा, मैंने जो किया है सही किया है। यह हमारी आखिरी लंबी बात थी। उसके बाद राहुल ने मुझे ब्लॉक कर दिया।
ना कोई मैसेज आया, ना कोई कॉल। सिर्फ कभी कभी पैसे भेज देता था, जैसे रिश्ता सिर्फ रकम तक रह गया है। 2 महीने गुजर गए और फिर मुझे खबर मिली कि उसने वहाँ किसी और से शादी कर ली है। यह खबर मेरे लिए एक ऐसा झटका थी जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। मैं दिन रात रोती थी, अकेले बैठकर सोचती थी कि जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, उसने मुझे इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। मेरा दिल हर वक्त बारी रहता था। उधर मेरी सास की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। वो अब हल्के हल्के शब्द बोलने लगी थी, टूटे फूटे शब्दों में। कभी कभी वो मुझे देखकर धीरे से कहती थी, बेटा एक दिन तुझे उस सब का सिला जरूर मिलेगा। मैं खामोश रहती थी। मैं नहीं जानती थी मेरा सिला क्या है। मैंने तो सिर्फ यह चाहा था कि मेरा पति मेरे साथ रहे, लेकिन वह सिला अब मेरे हाथ में नहीं रहा था। घर बिल्कुल सूना हो गया था। यहाँ पहले हर वक्त शोर होता था, नंदे आती जाती थी, देवर और उसकी बीवी की मौजूदगी रहती थी, हंसी मजाक होते थे। अब वहाँ सिर्फ खामोशी रह गई थी। दीवारें भी जैसे बोलना भूल गई थी। वक्त गुजरता गया और साल एक दूसरे के पीछे छुपते चले गए, यहाँ तक कि पूरे 10 साल गुजर गए। 5 साल पहले राहुल ने आखिरी बार मुझसे बात की थी और उसके बाद उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग कर दिया था। ना कोई राब्ता, ना कोई खबर, बस एक दूरी थी जो वक्त के साथ और गहरी होती चली गई। और उन 10 सालों में मेरी सास बिस्तर पर पड़ी रही थी। उनका जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होता गया था। वो लगभग दूसरों की मोहताज थी। ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, सिर्फ आंखें और सांसें थी जो चल रही थी। कभी कभी वह टूटे हुए लफ्ज़ों में बहुत मुश्किल से बोलती। वह कहती, मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मर नहीं पा रही। यह अल्फाज सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठता था। मैं उनके पास बैठी उन्हें देखती रहती थी और कुछ नहीं कह पाती थी। मैं उन्हें साफ करती थी, उनके कपड़े बदलती थी, उन्हें खाना देती थी और हर लम्हा उनके पास रहती थी। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में एक खौफ भी था। मैं अक्सर सोचती थी, अगर मेरी सास इस दुनिया से चली गई, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा पति तो मुझे अपने साथ रखेगा नहीं। नंदे भी अपने घरों में चली गई हैं, देवर भी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। फिर मेरा इस दुनिया में कौन होगा? क्या मैं इसी घर में अकेली रह जाऊंगी या फिर कहीं और जाने का कोई रास्ता भी नहीं होगा? यह सवाल मेरे दिमाग में हर वक्त चलते रहते थे। मैं कभी किचन में खड़ी होती तो अचानक रुक जाती और सोच में डूब जाती। कभी सास के पास बैठी उनके हाथ पकड़कर खामोश हो जाती। वक्त गुजरता रहा, घर में सिर्फ मैं और मेरी सास रह गए थे और खामोशी हर चीज़ को घेर चुकी थी। अब तो मुझे यह भी याद नहीं था कि मैंने राहुल से आखिरी बार बात कब की थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं सिर्फ 18 साल की थी और अब मैं 35 साल की हो चुकी थी। वक्त ने मुझे बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली थी, मेरी औलाद नहीं थी। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा खला था जो कभी पूर्ण नहीं हो सका। घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। मेरी सास दिन रात बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उनकी ज़िंदगी अब सिर्फ सांसों तक रुकी थी। जिस्म कमज़ोर हो चुका था और आवाज़ बहुत मुश्किल से निकलती थी। वो अक्सर रोती रहती थी, आंखों से आंसू बहते रहते थे और बार बार एक ही बात उनके दिलो दिमाग पर छाई रहती थी। वो मुझसे कहती थी, मुझे सज़ा मिल रही है, मैंने तेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं उनके पास बैठकर नरमी से कहती थी कि मम्मी छोड़े इस सब को, क्यों अपनी तबीयत ख़राब करती हो? वो मेरी तरफ देखती, आंखों में आंसू लिए कुछ देर खामोश रहती, फिर धीरे से सर झुका लेती। उनका दिल भारी रहता था और आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। अपने बच्चों के बारे में बात करते हुए उनकी आवाज़ भर आ जाती थी, लेकिन मेरे लिए उनके दिल में एक खास दुआ होती थी। वह चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी संवर जाए। वक्त इसी तरह गुजरता रहा, घर में खामोशी बढ़ती गई और दीवारें भी जैसे सुनसान हो गई। फिर वो दिन आया जो मेरी ज़िंदगी में एक याद बनकर हमेशा के लिए नक्श हो गया।
मैं उस दिन बहुत उदास बैठी थी। आंखों में आंसू थे क्योंकि वो मेरे जन्मदिन का दिन था। मेरे दिमाग में पुराने दिन घूम रहे थे। वह लम्हा याद आ रहा था जब राहुल मेरे जन्मदिन के लिए अमेरिका से आया था। वह खुशी, वह सजावट, वह होटल, वह 3 मंजिला केक और वो सोना, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। मेरे हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी जिसे मैंने फ्रेम करवा रखा था। मैं उसे अपनी गोद में रखे बैठी थी और खामोशी से अतीत में खोई हुई थी। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहुत मुश्किल से हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। उनके चेहरे पर एक ऐसी कैफियत थी जैसे वो कुछ देख रही हो जो मैं अभी नहीं देख पा रही। मैंने धीरे से सर मोड़ा और दरवाजे की तरफ देखा और फिर मैं दंग रह गई। दरवाजे पर राहुल खड़ा था। 10 साल बाद उसके हाथ में चंद बैग थे और आंखों में आंसू थे। वह थकान और जज्बात दोनों लिए खामोश खड़ा था, जैसे वक्त वही रुक गया है। मैं चंद लम्हे उसे देखती रही और यकीन नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, लेकिन उस लम्हे में कोई प्यार नहीं था, सिर्फ खामोशी और आंखों से बहते आंसू। फिर उसने मुझे अपने बाजू में भर लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी और आवाज़ कांप रही थी। वह बोला, मैं हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैं कुछ ना कह सकी, सिर्फ रोती रही। मेरे अंदर खुशी भी थी और एक अनजाना सा खौफ भी था। 10 साल बाद वो मेरे सामने था, लेकिन वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था। फिर मेरी नज़र सास की तरफ गई। वह अब भी उसी हालत में थी, लेकिन उनकी आंखें खुली थी और उनमें आखिरी खामोशी थी। उनके पास गई, उन्हें आवाज़ दी, उनका हाथ पकड़ा, लेकिन वह जा चुकी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो सब कुछ देखकर सुकून में हो गई हो। मैं वहीं बैठ गई। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। राहुल पीछे खड़ा था, आंसुओं के साथ। वो कुछ ना कह सका, ना माँ से ना खुद से। घर में एक ऐसी खामोशी फैल गई जो हर आवाज़ से बड़ी थी, और वह घर जहाँ कभी जिंदगी थी अब सिर्फ यादों का हिस्सा रह गया। राहुल ने मुझे सब कुछ बताया। उसकी आवाज़ भारी थी और आंखों में एक अजीब सा बोझ था, जैसे वो बहुत सालों का दर्द अपने अंदर लिए बैठा हो। वो मेरे सामने बैठा था और बोलना शुरू किया। वो बोला, मैं गुस्से और अना में अंधा हो गया था। मैंने गलत फैसला किया और दूसरी शादी कर ली। मैं खामोशी से उसे देखती रही। वह चंद लम्हे रुका, फिर दोबारा बोला, वह औरत बुरी नहीं थी, लेकिन वह वक्त गुजारने वाली नहीं थी। रिश्ते की गहराई नहीं थी। मैं तुम्हें भूल नहीं पाया था, लेकिन मैंने अपनी जिद में सब कुछ खराब कर दिया। वो अपनी उंगलियों से अपना चेहरा छुपाने लगा, जैसे खुद से शर्मिंदा हो। फिर उसने कहा, एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास कुछ नहीं बचा था, ना सुकून, ना पैसा, ना विश्वास। मैं बिल्कुल टूट गया था, लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी तरह तुम्हें पैसे भेजता रहा। उसने मेरी तरफ देखा और बोला। इसी बात पर वो मुझसे लड़ती थी और फिर हमारी लड़ाइयाँ बढ़ती गई और एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, अब जब वह चली गई है तो उसका जिक्र क्यों करते हो, उसे छोड़ दें। राहुल ने फौरन मेरी तरफ देखा। नहीं, यह मेरी गलती थी, सिर्फ उसकी नहीं। तुमने मेरी माँ की सेवा की, तुमने मेरे हिस्से का फर्ज निभाया, लेकिन मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। उसकी आवाज़ में पछतावा था और आंखों में नमी। भगवान ने मुझे सज़ा दी है। मैं अपनी माँ से आखिरी बार माफ़ी भी नहीं मांग सका। वो मुझे माफ़ किए बगैर चली गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वह सबको माफ़ करके गई है, आप फिक्र ना करें। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर राहुल ने गहरी सांस ली और मेरे करीब आकर बोला, अब हम दोनों अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करते हैं। उन 8 महीनों से जब मैं परदेस गया था, उसी वक्त से सब कुछ दोबारा शुरू करते हैं। इन 15 सालों को निकाल देता हूँ।
वह मेरे हाथ थामते हुए बोला और उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने कहा, मैं चाहता हूँ तुम फिर से मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहो। मुझे आज भी सुकून सिर्फ तुमसे मिलता है। तुम ही वो औरत हो जो मर्द को जिंदगी में एक बार ही मिलती है। वो बोला, अब मुझसे दूर मत जाना। मेरे छोटे छोटे अरमान हैं, उनका ख्याल रखना। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत प्यार से कहा, ठीक है। उस लम्हे के बाद जैसे वक्त ने फिर से रुख बदल लिया। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ और एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाया। दिन धीरे धीरे बदलने लगे। राहुल ने सब कुछ दोबारा संभालना शुरू किया। उसने अपने काम को दोबारा शुरू किया। घर में भी एक नया सुकून आने लगा। पुराने जख्म भरने लगे। वक्त के साथ मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी कभी भी एक जगह नहीं रुकती। एक दिन राहुल को मैंने खुशी से बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। घर में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब डॉक्टर ने बताया कि एक नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, तो हम दोनों हैरान रह गए। एक लम्हे के लिए हमें यकीन नहीं आया। राहुल मेरे पास बैठा था और बार बार यही कहता जा रहा था कि यह उस परमात्मा का कर्म है। यह सब एक साथ कैसे हो गया। मैं सिर्फ रोती रही और मुस्कुराती रही। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे ज़िंदगी ने सब कुछ वापस दे दिया। उन दिनों में राहुल ने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो हर वक्त मेरे पास रहता, मुझे आराम करवाता, खाने पीने का ख्याल रखता, डॉक्टर के चक्कर लगवाता। घर में भी नौकरानी रखी गई ताकि मुझे कोई मुश्किल ना हो। वक्त गुजरता गया और हमारे घर में बच्चों के आने का इंतज़ार बढ़ता गया। फिर वो दिन आया जब हमारे घर में 3 बच्चों ने एक साथ आंख खोली, 2 बेटे और 1 बेटी। घर में खुशी का शोर था। राहुल की आंखों में आंसू थे। मैं अपने बच्चों को देख रही थी और दिल ही दिल में भगवान का शुक्र अदा कर रही थी। जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। राहुल ने मुझे देखा और कहा, अब मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। मैंने मुस्कुराकर अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। वक्त के साथ हमारा घर फिर से आबाद हो गया। बच्चों की हंसी गूंजने लगी। घर में ज़िंदगी वापस आ गई और हम दोनों ने एक बार फिर से अपनी दुनिया बना ली। मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ समझा। आखिर में मैंने यही जाना कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि सब्र, सेवा और बर्दाश्त से बनते हैं। और वक्त हमेशा हर चीज़ का हिसाब ज़रूर देता है। सच कहूँ तो ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ हैं कि वो 15 साल भी याद नहीं आते। जबकि जब मैं वो 15 साल गुजार रही थी तो ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी, मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी, मेरा पति कभी मेरे पास वापस नहीं आएगा। लेकिन भगवान ने कर्म किया, सब कुछ ठीक हो गया। आज ज़िंदगी बेहतर है। सब भाई बहन अपने अपने घरों में हैं। कभी कभी मिलने आ जाते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन अब हम अपनी मेहनत की कमाई को बेवजह खर्च नहीं करते। सिर्फ ज़रूरत और इज्जत के साथ सब कुछ किया जाता है। मेरे पति अक्सर खामोश बैठकर एक बात कहते हैं, मैंने सबके रंग भी देख लिए और सबके रवैये भी देख लिए, सिर्फ तुम ही मेरे साथ अच्छे से रही। मैं यह बात सुनकर बस खामोश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी हकीकत यही है कि वक्त ने सब कुछ बदल दिया है और जो सब्र मैंने किया था वह मेरी ज़िंदगी का सुकून बन गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।